है। मित्रों नमस्कार। मैं आज आपके सम्मुख कुछ विलंब से आ पा रहा हूँ। कुछ आवश्यक बैठकें थी, इसके लिए आप सबको प्रतीक्षा करनी पड़ी। आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दो महत्वपूर्ण विषय चल रहे हैं। एक तो भारत के विभिन्न राज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चुनावों के कार्यक्रम चल रहे हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज के चुनाव चल रहे हैं। भारत गांव का देश है, जहां उसकी आत्मा बसती है और जहां से लोकतंत्र और लोक के स्वर फूटते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ताएं समय समय पर बदलती रहीं, किंतु चुनाव की व्यवस्था में कोई समुचित परिवर्तन और समुचित व्यवस्था परिवर्तन करने में हम अभी तक सफल नहीं हुए। पिछले वर्ष 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय कुछ आशा जगी कि हम राजनीतिक क्षेत्र में, चुनाव के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करने की दिशा में हम काम कर सकेंगे। उसी दृष्टि से जब मई 2014 में सरकार बनी, उसके बाद जून और जुलाई के माह में मैंने भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के चुनाव में समुचित परिवर्तन और व्यवस्थित परिवर्तन करने के लिए पूरे देश के सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को और राजनीतिक दलों के सभी सांसदों को, चाहे वो राज्यसभा के सांसद रहे हों चाहे लोकसभा के सांसद रहे हों, लगभग 750 पत्रों के द्वारा मैंने कुछ देश की चुनाव व्यवस्था में सुधार के लिए मांगे की थी और उनको हमने निर्वाचन आयोग से लेकर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर भेजा था। क्योंकि जब देश में चुनाव समुचित व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता, तब तक हम सही माने में भारत के लोकतंत्र को ना तो मजबूत कर सकते हैं और ना ही लोकतंत्र की दिशा में सही रूप से आगे बढ़ सकते हैं। आज चुनाव पद्धति में बहुत बड़ी विसंगतियां हैं और पूरे देश में जो चुनाव चलते हैं वो इतने महंगे और विभिन्न प्रकार के जातीय उपक्रमों से और हिंसा से ग्रस्त होते हैं कि इनमें बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। बंगाल और असम के चुनाव निश्चित रूप से हम देख रहे हैं, वहाँ की हिंसा को भी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सारे प्रभाव पूरे देश पर पड़ते हैं। इसी दृष्टि से वर्ष 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वाली सरकार से हमने आग्रह किया था। उस समय के तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त थे माननीय नसीम जैदी जी, जो इसी फर्रुखाबाद जिले में सन 1985 में जिलाधिकारी भी रहे थे। उनको भी मैंने पत्र भेज करके मांग की थी कि संपूर्ण भारत एक है, तो संपूर्ण भारत में एक ही मतदाता सूची का होना आवश्यक है, चाहे वो गांव का हो चाहे शहर का हो। पूरे भारत में एक स्वर से सारी चीज़ें दिखाई दें, इसलिए एक मतदाता सूची और एक साथ चुनाव का आह्वान हमने किया था। ये मांग की थी कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों और स्थानीय नगर निकाय के, चाहे वो ग्राम प्रधान से लेकर के सभासदों के चुनाव हों, वो एक साथ आयोजित होने चाहिए। इससे देश को एक बहुत बड़ी राहत मिलने की आशा है, क्योंकि जिस प्रकार के चुनाव बहुत महंगे होते चले जा रहे हैं, सरकारी व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, पूरी मशीनरी पूरे 5 वर्ष तक चुनाव में संलिप्त रहती है और विकास कार्य अवरुद्ध हुआ करते हैं। इसलिए इन सब चुनावों को एक साथ करा करके हम देश में एक नई विकास की धारा, एक नई विकास की दिशा तय कर सकते हैं। पूरे देश में जिस प्रकार से चुनावों का व्यय होता है, चाहे राजनीतिक दलों के द्वारा हो चाहे निर्दलीय हमारे प्रत्याशियों के द्वारा हो, वो लाखों और करोड़ों में होता है। हम भले ही निर्वाचन आयोग के द्वारा सीमा
20 लाख, 25 लाख और 35 लाख, 40 लाख में बांध देते हो, लेकिन वस्तुतः यथा स्थिति और आज स्थिति ये है कि गांव के प्रधानों का भी चुनाव अगर होता है तो 30 लाख 40 लाख रुपए से कम में चुनाव नहीं होता। ये जो परिदृश्य देश में दिखाई पड़ रहा है उसको बदलने की आवश्यकता है। इसलिए हमने एक मांग की थी कि निर्वाचन आयोग और भारत सरकार और प्रदेश सरकारें निर्वाचनों का सारा व्यय सरकारी माध्यम से होना चाहिए और इसकी पद्धतियों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। एक मांग है क्योंकि देश में बहुत सारे हमारे मतदाता बंधु, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो निर्वाचन में पूरे 5 साल में केवल वोट डालने के अतिरिक्त उनकी कोई भूमिका नहीं होती, वो चुनाव नहीं लड़ सकते और चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें हम जनप्रतिनिधित्व का कोई अधिकार देने के लिए सक्षम इसलिए नहीं होते कि वो इतने महंगे चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं। और आज देश की वास्तव में देखा जाए तो 85 से 90% जनसंख्या ऐसी है जो आम चुनाव में केवल वोट डालने के अलावा उस चुनाव में कोई और भाग लेने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक तरीके से चुनाव जो है उद्योगपतियों के हाथों का खिलौना बन करके रह गया है। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। हम अगर इस चुनाव को सरकारी माध्यम से, सरकारी धन के माध्यम से कराएंगे तो कहीं ना कहीं प्रत्येक गांव का आम आदमी भी चुनाव में भाग लेने की सोच सकता है। एक हमारी तीसरी मांग थी और हमने विशेष रूप से पाया था कि जिस प्रकार के मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है, मतदाताओं को प्रलोभन की स्थिति पैदा की जाती है, विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र किए जाते हैं, इन सबसे निजात पाने के लिए भी कहीं न कहीं एक फर्जी मतदान का बहुत बड़ा एक रूप रहता है। तो फर्जी मतदान को रोकने के लिए हमने एक सुझाव दिया था उस समय के तत्कालीन चुनाव आयुक्त नसीम जैदी जी को कि हम जिस प्रकार से एटीएम से पैसा निकालते हैं वैसे ही एक हम यूनिक आई कार्ड बना सकते हैं। यूनिक आई कार्ड में सारे नंबर होंगे, उनका बायोडाटा होगा, उनका फेस होगा, उनके थम्स इम्प्रेशन होंगे। तो जब तक वो थंब इम्प्रेशन का कार्ड ईवीएम मशीन में ना पड़े तब तक उनको चुनाव में मत देने का अधिकार ना हो। जब थंब इम्प्रेशन से, आई से सारे बायोडाटा उनके मिलान हो जाएंगे तभी वो मतदान कर सकेंगे। तो इस प्रकार से फर्जी मतदान का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। एक इस प्रकार की मशीन की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। हमारे देश में एक और लोकतंत्र में बड़ा खामी है कि 35%, 36% वोट लेकर के हम निर्वाचित हो जाते हैं। तो इसमें हम एक सीधा परिवर्तन करें कि कम से कम मिनिमम 50% से ऊपर मतदान अगर हमारा होता है, और तो मतदान तो 100% की बात करनी चाहिए, और कम से कम 51% से ऊपर मत पाने वाला व्यक्ति ही निर्वाचित घोषित होना चाहिए। और अगर इससे कम निर्वाचित होता है तो वहाँ 6 महीने बाद पुनः निर्वाचन की बात की जा सकती है। तो इससे एक देश में एक जागरूकता फैलेगी कि हम 100% मतदान की ओर बढ़ेंगे और निर्वाचन भी बिल्कुल पाक साफ और शुद्ध तरीके से होगा। हम उन जनप्रतिनिधियों को जो एक जाति आधार पर करते हैं, धन के प्रलोभन के आधार पर करते हैं, उनको निश्चित रूप से हम 50% से ऊपर मतदान कोई भी समाज नहीं करेगा। तो एक इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ा जो एक इस चुनाव में देखने को आया है कि हमारे जो प्रशासनिक तंत्र है, सत्ता का तंत्र है, वो प्रलोभनों के द्वारा या दबाव के द्वारा निर्वाचनों को प्रभावित करने का काम करता है, और उसमें कहीं दूसरे पक्ष को दबाने का भी काम करता है, और सत्ता पक्ष के साथ भी खड़ा होता है, कहीं कहीं सत्ता के विपक्ष में भी खड़ा होता है। तो ये प्रशासनिक तंत्र के ऊपर भी एक नियंत्रण हो, वह निष्पक्ष चुनाव में भागीदारी करे। तो इसलिए एक निष्पक्ष रूप से न्यायाधिकरण की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अगर निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की बाधा या किसी प्रकार का अवरोध या किसी प्रकार का पक्षपात का आरोप पाया जाता है तो उसके लिए एक अलग न्यायालय बने और वहाँ पर सारी न्यायालय की प्रक्रिया हो। और अगर इस प्रकार का कोई कृत्य किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा, किसी प्रशासनिक तंत्र के द्वारा होता है तो उसमें उसके लिए विधिवत दंड का प्रावधान हो और कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि निष्पक्ष पारदर्शी प्रणाली हम पैदा कर सकें। हमने देखा है कि चुनाव होते हैं, चुनाव में पक्षपात होता है तो सारे विषय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाते हैं। उसके लिए सीधे सीधे न्यायालय की अलग से व्यवस्था हो जाए, सारे विषय 6 महीने के अंतर्गत निश्चित करके उनको निर्णय कर दिया जाए, जिससे कि किसी प्रकार के चुनाव में आगे प्रकार की बाधा ना हो। क्योंकि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने के बाद न्याय का फैसला सालों बाद हो पाता है, तब तक पता चलता है कि दूसरा चुनाव हो चुका। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि इस देश में अब एक नई बहस होनी चाहिए कि एक साथ चुनाव हों।
क्योंकि वर्तमान समय में भारत की जो परिस्थिति है वो बार बार इतने निर्वाचनों का व्यय सहन करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि इतना व्यय हो चुका है कि इस कोविड महामारी के दौरान में पूरा देश अस्त व्यस्त है। तो इसको पूरे निर्वाचन को जगह जगह बार बार निर्वाचन हो, इसको रोका जाना आवश्यक है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में हमारे युवाओं के बीच, हमारे जन समाज के बीच, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे समाचार पत्रों के माध्यम से ये आवाज़ उठनी चाहिए कि हम इस व्यवस्था को तत्काल लागू करें, जिससे कि आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों, विधानसभाओं से लेकर के लोकसभा तक और स्थानीय निकाय से लेकर के नगर निकायों तक के सारे चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में हम कदम बढ़ाएं। पूरे देश में एक मतदाता सूची लागू हो, ये आवश्यक है। इसके लिए जनमत तैयार करना है। आप सबसे आग्रह है कि इस दिशा में भी एक काम आप शुरू कर सकते हैं, आप मेरा साथ दे सकते हैं। तो इसको सोशल मीडिया पर एक बहस का मुद्दा बनाया जाना चाहिए, समाचार पत्रों के माध्यम से भी बहस का मुद्दा बनना चाहिए, सेमिनार होने चाहिए, बातें कहीं ना कहीं समाज के द्वारा उठनी चाहिए और सरकार तक पहुंचनी चाहिए। हम इस विषय पर सीधे सीधे सरकार से भी मांग कर सकते हैं कि आने वाले 2022 के जो चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि अभी 6 महीने में चुनाव कोई नहीं होना है, अगला चुनाव उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है, 2022 में चुनाव होने वाले हैं। तो हम मांग कर सकते हैं कि 2022 में जो भी चुनाव हैं, जिन विभिन्न राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो 2022 के होने वाले चुनावों को हम 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकते हैं और लोकसभा के आने वाले चुनाव को हम 1 वर्ष या 6 माह पर भी करा सकते हैं। तो ये सारे चुनाव, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बढ़ें। अगर विधानसभाओं का कार्यकाल हम 1 साल बढ़ा देते हैं और लोकसभाओं का कार्यकाल अगर हम 6 माह पूर्व करा लेते हैं, तो सारे की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और विधानसभा और लोकसभा को चुनाव पूरे देश में हम एक साथ कराने के लिए खड़े हो सकते हैं। ये असम और बंगाल के चुनाव के बाद पूरे देश में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए कि एक देश एक चुनाव और एक मतदाता सूची पर काम करना चाहिए। हम इसलिए आप सबके बीच में सोशल मीडिया से आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार का चुनाव में परिदृश्य देखते हैं, कहीं आरक्षण को लेकर के समस्या है, कहीं किसी प्रकार की समस्या है, ये सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना हो, इसकी भी बहुत आवश्यकता है। नहीं तो जिस प्रकार के पहले चुनाव हमारे निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे, निर्वाचन आयोग में भी जो काम हुआ करते थे, उनसे हम बेहतर की दिशा में काम कर रहे हैं और बेहतर करने के काम में हम लग सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप सब इस मुहिम में हमारे साथ लगिए, आप सब जुड़िए, समाज में जागरूकता फैलाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से इसको आगे बढ़ाइए। हम सब साथ होंगे तो निश्चित रूप से आगे की भविष्य की जो राजनीति होगी, देश हित की राजनीति होगी। देश के विरुद्ध कुछ नहीं, देश से हटकर कुछ नहीं, राजनीति भी देश के विकास के लिए हो, देश हित के लिए हो। विदेशी हस्तक्षेप या विदेशी प्रलोभन, विदेशी प्रकार की जो राजनीतिक षड्यंत्रों का जो प्रकोप चल रहा है इस देश में, वो खत्म होना चाहिए। और हम सब मिलकर के एक साथ एक स्वर से, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के अंग हों, किसी भी व्यवस्था के या किसी भी प्रकार की मत भिन्नता भी रखते हों, लेकिन देश हित के आगे कोई चीज़ नहीं। मत भिन्नता जरूर हो, कोई बात नहीं, लेकिन मन भिन्नता नहीं पैदा होनी चाहिए। देश हित पहले, देश पहले। हम सब उस देश के वासी हैं, उस देश के नागरिक हैं, उस देश के बेटे हैं। इसलिए देश हित को सर्वोपरि मानते हुए इस दिशा में कदम उठाएं। आप सबका सहयोग मिलेगा। निश्चित रूप से इस दिशा में हम बहुत बड़ी पहल 2022 तक खड़ी कर देंगे और आप सबके साथ मिलकर के इस मुहिम में सफलता की ओर चलेंगे, ऐसी आशा के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।